तो दोस्तों मूट कोर्ट का सेकंड पार्ट अपन लेके आए हैं आप लोगों के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम इसके सेकंड पार्ट के बारे में चर्चा करेंगे। तो सेकंड पार्ट में जैसे कि मूट कोर्ट है, मूट कोर्ट में बात करेंगे एक न्याय की। उससे पहले हमने मूट कोर्ट बताया था, मूट कोर्ट का अर्थ बताया था, मूट कोर्ट का जो महत्व है, उसका रहस्य है, वो सारी चीज़ें, उसकी उत्पत्ति वगैरह सब बताई थी। तो आज अब मूट कोर्ट के माध्यम से न्याय कैसे मिलता है, तो उस न्याय की अपन बात करेंगे। तो न्याय दोस्तों ये है कि जैसे कि मैंने यहाँ दिखाई दे रहा होगा, प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत क्या है। देखिए, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का अर्थ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। प्राकृतिक न्याय को हम नैसर्गिक न्याय भी बोलते हैं। तो नैसर्गिक या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के वे नियम हैं जो मनमानी प्रक्रिया के विरुद्ध न्यायालय द्वारा व्यक्तियों के अधिकारों के न्यूनतम संरक्षण के लिए निर्धारित किए गए हैं। इन्हें न्यायिक तथा न्यायिक कल्प प्राधिकारियों द्वारा नागरिकों के अधिकारों पर प्रभाव डालने वाले निर्णय लेते समय लागू किया जाता है। दोस्तों, प्राकृतिक न्याय का मतलब होता है कि सभी को समान रूप से और सही और उचित न्याय मिले, ठीक है। तो वे नियम प्राधिकारियों को न्याय की अवमानना करने से रोकते हैं। व्यापक अर्थ में नैसर्गिक न्याय से तात्पर्य स्वाभाविक रूप में उचित और अनुचित क्या है, तथा पारिभाषिक अर्थ में क्या है कि नैसर्गिक न्याय एक सुपरिभाषित अवधारणा है जिसमें उचित प्रक्रिया के दो मौलिक नियम सम्मिलित हैं। और वो दो मौलिक नियम कौन से हैं? नंबर एक, कोई व्यक्ति अपने मामले में स्वयं निर्णायक नहीं हो सकता, ठीक है। मान लिया अगर आपका केस चल रहा है और आप अपने मामले में स्वयं निर्णायक है, तो सीधी सी बात है आप ही जीतेंगे, तो इसलिए वो हो ही नहीं सकता। बात नंबर दो फ्रेंड्स करेंगे कि किसी व्यक्ति को अपने बचाव में समुचित रूप से सुना जाना चाहिए। क्योंकि न्याय का एक नियम है, एक प्रिंसिपल है, यह है कि जब तक अंतिम सांस है तब तक न्याय मिलना चाहिए और सुनवाई का अवसर प्राप्त होना चाहिए। अब यहाँ पर हम बात करेंगे भारत में नैसर्गिक न्याय या प्राकृतिक न्याय की जो व्यवस्था है वो क्या है। देखिए, भारत में नैसर्गिक न्याय का जन्म विधि शासन की अवधारणा के साथ हुआ है। विधि शासन मतलब रूल ऑफ लॉ, जिसके जो डैडी है वो कौन है? A.V. डाइसी, सर A.V. डाइसी, जिन्होंने विधि शासन के जो प्रिंसिपल्स थे उनको डेवलप किया, ठीक है, ये वो थे। तो यह राज्य की धर्मनिरपेक्ष विधि का एक अभिन्न अंग बन गया। वर्तमान काल में विधायन यानी कि लेजिस्लेशन, प्रशासन यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन, और निर्णयन यानी कि ज्यूरिसडिक्शन के क्षेत्र में नैसर्गिक न्याय के ऋजुता यानी कि फेयरनेस एवं औचित्यता के सिद्धांत सर्वव्यापी होते जा रहे हैं। इसके अनेक रूप और रंग हैं। केवल उन स्थितियों को छोड़कर जहां इसे एक वैध विधि द्वारा अपवर्जित कर दिया जाता है, उन समस्त मामलों में लागू किया जाएगा जहां कोई व्यक्ति किसी प्राधिकारी के आदेशों या कार्यों से प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है। तो ये भारत की अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर। अब डॉक्टर मतलब प्रोफेसर H.R. वेड नाम है इनका, हालांकि शॉर्ट में हमने वेड लिखा है। उन्होंने बताया है कि प्राकृतिक न्याय का नाम कुछ उन मौलिक नियमों को दिया जाता है जो किसी प्रशासी व्यक्ति के, मतलब प्रशासी शक्ति, व्यक्ति से मतलब जो शक्ति जिसके पास होती है, कि प्रशासी शक्ति के पालन करने के लिए आवश्यक होते हैं। प्रशासी विधि में प्राकृतिक न्याय की अवधारणा अत्यंत महत्वपूर्ण है। किसी भी देश के अच्छे प्रशासकीय ढांचे के लिए प्राकृतिक न्याय या प्रक्रिया के मूलभूत नियम प्रारंभिक आधार होते हैं। अगर कोई भी देश है वो अपनी तरक्की करना चाहता है तो अपनी न्याय व्यवस्था को, कहने का मतलब ये है कि सुदृढ़ बनाए और उसको अच्छे तरीके से लेकर चले, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर जस्टिस फजल अली ने भारतीय संविधान में वर्णित शब्दावली विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की व्याख्या A.K. गोपालन केस में शुद्ध रूप से करते हुए कहा है कि इसी को प्राकृतिक न्याय की संज्ञा दी जानी चाहिए। उनके मत के अनुसार नैसर्गिक न्याय यानी कि प्राकृतिक न्याय के 4 तत्वों का होना आवश्यक है। प्राकृतिक न्याय में 4 तत्व बताए जस्टिस फजल अली ने, ओके। पहला है सूचना, दूसरा सुने जाने का अवसर, तीसरा निष्पक्ष न्यायाधिकरण, और चौथा है सामान्य न्याय की प्रक्रिया। अब प्राकृतिक न्याय के आवश्यक तत्व दोस्तों जो है उनके बारे में अपन बात करेंगे। इसके 4 महत्वपूर्ण तत्व हैं। नंबर 1, अपने ही वाद में कोई भी व्यक्ति स्वयं न्यायाधीश नहीं हो सकता। दूसरी बात है कि कोई व्यक्ति बिना सुने दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए, और व्यक्ति को प्रति परीक्षण यानी कि क्रॉस एग्जामिनेशन का अवसर मिलना चाहिए। चौथी बात है कि जो व्यक्ति सुने केवल उसी को न्याय करना चाहिए, यानी कि जो न्यायाधीश है जिसने केस को सुना है केवल वही निर्णय करेगा, कोई और नहीं कर सकता। अब बात करेंगे पक्षपात के विरुद्ध सिद्धांत यानी कि बायस।
तो जो पक्षपात के विरुद्ध सिद्धांत है उसके बारे में बता दूं कि प्राकृतिक न्याय का एक आवश्यक नियम यह है कि न्यायाधीश निष्पक्ष तथा तटस्थ होना चाहिए। यदि न्यायाधीश का विवाद में स्वयं का हित या स्वार्थ निहित है तो उसके द्वारा की गई न्यायिक कार्यवाही दूषित मानी जाएगी। होता भी यही है, दूषित मानी जाती है अगर मान लें किसी न्यायाधीश का उसमें स्वार्थ होता है, ठीक है। उसका जो निर्णय है वो विषाक्त होगा, ठीक है, यानी कि विषयुक्त हो जाएगा। कारण यह है कि न्यायकर्ता के अपने निहित स्वार्थ के कारण उसका निर्णय निष्पक्ष नहीं हो सकता। मनुष्य का सहज स्वभाव अपने हित का ध्यान रखता है और उसके स्वार्थ का उसके निर्णय पर प्रभाव पड़ सकता है। अतः न्याय शास्त्र का यह सिद्धांत सुनिश्चित सिद्धांत है कि कोई व्यक्ति जिस वाद में उसका अपना स्वार्थ या हित निहित है वह उस वाद का निर्णायक नहीं हो सकता, और यदि वह निर्णायक होता है तो उसका निर्णय उपयुक्तता और निष्पक्षता की दृष्टि से ठीक नहीं कहा जाएगा, क्योंकि यही पर्याप्त नहीं है कि न्याय किया जाए बल्कि न्याय होते हुए भी दिखाई दिया जाना चाहिए, है ना। तो इसलिए संभव है कि कोई व्यक्ति ऐसे मामलों में भी निष्पक्षता से निर्णय दे, ठीक है, और यह कहा जा सके कि न्याय किया गया है। फिर भी ऐसी दशा में यह तो नहीं कहा जा सकता कि न्याय होते हुए भी दिखाई दिया है। यह कहने से काम नहीं चलता कि अधिकारियों ने वास्तव में निष्पक्षता से ही न्याय किया है। जब विधि के मूल सिद्धांत की अवहेलना की गई हो तो निर्णय दूषित हो ही गया होता है। अधिकारियों के तथ्यतः निष्पक्ष होने या न होने की बात पर विचार करना व्यर्थ है, क्योंकि इससे मूल सिद्धांत की अवहेलना की बात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। विधि शासन का अब हम बात करेंगे आगे कि जो विधि शासन का यह सिद्धांत है कि न्याय होते हुए दिखाई देना चाहिए, जिसका पालन किया जाना ऐसी स्थिति में असंभव है और इन परिस्थितियों में किया गया निर्णय विषाक्त माना जाएगा। एक फ्रैंक भाई साहब हुए, उन्होंने बताया है कि पक्षपात के विरुद्ध नियम का न्यायोचित्य है वो यह है कि निष्पक्षता अच्छे प्रशासन की विशेषता है। अब हम बात करेंगे पक्षपात के जो प्रकार हैं उनके बारे में। पक्षपात के 3 प्रकार हैं जो किसी भी न्यायाधीश को निर्णय करने के अयोग्य बना देते हैं। व्यक्तिगत पक्षपात यानी कि किसी न्यायाधीश का किसी मामले में व्यक्तिगत पक्षपात हो, या आर्थिक पक्षपात यानी कि किसी वाद में उसको पैसे मिलने की संभावना हो या उसका इन्वेस्टमेंट हो, या विषय वस्तु संबंधी पक्षपात। तो ये 3 प्रकार के पक्षपात हैं। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे इसमें दूसरे पक्ष को सुनो। देखिए, मूट कोर्ट का एक महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके माध्यम से हम कार्यवाही सीखते हैं, और इसमें ये बता रहा हूं मैं कि दूसरे पक्ष को भी सुनना चाहिए, एक सिद्धांत है। यानी कि इसको फ्रेंच मैगजीम के मतलब लैटिन जो मैगजीम है वो है ओडी अल्टरम पार्टम। तो ओडी अल्टरम पार्टम यानी कि दूसरे पक्ष को भी सुनो के बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें सुनवाई का अधिकार। तो लैटिन सूत्र ओडी अल्टरम पार्टम प्राकृतिक न्याय का दूसरा सिद्धांत है। यह नियम प्रशासन के स्वेच्छाचारिता के विरुद्ध, यानी कि जो प्रशासन स्वेच्छाचारिता यानी कि अपनी मन मर्जी करता है उसके अगेंस्ट, उस स्थिति में एक सशक्त साक्षात उपाय प्रदान करता है, जबकि उसके द्वारा किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व या उसकी संपत्ति को खतरा पहुंचता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने बचाव के लिए अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। जब कभी उसके विरुद्ध आदेश या निर्णय पास किया जाता है तो ठीक है। तो अब बात करेंगे, प्रोफेसर वेड ने सुनवाई के नियम को प्रशासनिक न्याय का एक लाभप्रद स्रोत स्वीकार किया है। सुनवाई का नियम सार्वभौम रूप से चरितार्थ होता है। सुनवाई का अधिकार एक प्रक्रियात्मक संहिता है जिसके अंतर्गत सूचना से लेकर निर्णय तक प्रत्येक प्रकरण आ जाता है, और नैसर्गिक न्याय की अपेक्षाएं, मामले की परिस्थितियां, जांच की प्रकृति, ऐसे नियमों जिनके अधीन अधिकरण कार्य कर रहा है, ऐसी विषय वस्तु जिन पर विचार किया जा रहा है निर्भर होनी चाहिए। सुनवाई के सिद्धांत के आवश्यक तत्व के बारे में बात करेंगे। जो सुनवाई के सिद्धांत के आवश्यक तत्व हैं, सबसे पहले सूचना यानी कि वो फेयर होनी चाहिए। कोई भी मामला है उसकी सूचना दूसरी पार्टी को देनी चाहिए, ठीक है। तो अब रिजू यानी कि फेयर या उपयुक्त सुनवाई के लिए आवश्यक है कि दूसरे पक्ष को सूचना दिए बिना नहीं सुना जा सकता। इसके लिए निम्न बातों का होना आवश्यक है। नंबर 1, सूचना की पर्याप्तता, सूचना की उपयुक्तता, सूचना का आधार, युक्त अवसर दिया जाना चाहिए, ठीक है।
और दूसरी बात है सुनवाई। सुनवाई दो प्रकार से हो सकती है, हियरिंग जो है, एक तो मौखिक सुनवाई और दूसरी रिजु सुनवाई। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे इसी के अगले क्रम में, एक जो वकील होते हैं, अधिवक्ता होते हैं, उनके क्या कर्तव्य होते हैं। ठीक है, एक वकील के न्यायालय के प्रति कर्तव्य होते हैं कुछ, तो वो क्या होते हैं। एक वकील के न्यायालय, एक वकील के रूप में विधि व्यवसायी यानी के मतलब जो विधि व्यवसायी होते हैं, वकील ही होते हैं, के न्यायालय के प्रति जो कर्तव्य है वो क्या है। सबसे पहले न्यायालय की गरिमा बनाए रखना, ठीक है, और वाद को दृढ़ता पूर्वक पेश करना, व्यक्तिगत मित्रता प्रकट ना करना। मान लें न्यायाधीश महोदय से अगर कोई मित्रता है तो उसको बाहर रखें। न्यायालय को धोखा न देना, निर्धारित वर्दी में उपस्थित होना, न्यायिक व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करना। ठीक है, अब एक वकील के अपने मुवक्किल के प्रति भी कर्तव्य होते हैं। तो वकील के अपने मुवक्किल के प्रति जो कर्तव्य है, नंबर 1 है मुकदमे की पैरवी करना और उनसे यानी कि मुवक्किल यानी क्लाइंट से ज़्यादा फीस ना वसूल करना और पक्षकार की जो उपस्थिति है उसको दर्ज कराना। चौथा पॉइंट है पक्षकारों की धनराशि का दुरुपयोग न करना, पक्षों को ठीक सलाह देना, पक्षों की संपत्ति न खरीदना। अगली बात करेंगे वकील अपने सहकर्मी के प्रति, जो वकील के अपने सहकर्मी यानी कि फेलो के प्रति जो कर्तव्य होते हैं वो क्या है। तो एक वकील के अपने साथी वकील के प्रति कर्तव्य जो है, नंबर 1 स्पष्ट एवं सौहार्दपूर्ण तरीके से व्यवहार करना चाहिए, उसे सही तरीके से मतलब व्यवहार करना चाहिए, और विपक्षी वकील पर दबाव नहीं डालना चाहिए, यानी जो एक वकील है उसे अपने दूसरे साथी वकील पर दबाव नहीं बनाना चाहिए। और नंबर 3 बात है कि पक्षों में समझौता कराने के लिए सहयोग करना चाहिए। और नंबर 4 बात है कि विपक्षी के वकील के साथ दुर्भिसंधि ना करना, यानी कि बुरी तरीके से कोई संधि ना करना। ठीक है, यानी कि मान लो उसके पास भी केस है और हमारे पास भी केस है, तो हम दोनों मिलकर उसको मतलब उसके साथ गलत तरीके से संधि ना करें। अब दोस्तों वकीलों के कुछ अन्य कर्तव्य भी होते हैं, तो बात करते हैं अन्य कर्तव्यों के बारे में। पहला कर्तव्य होता है कि वकीलों का कर्तव्य है कि वे किसी ऐसे मामले में अपने पक्षों की ओर से किसी भी प्रकार के मिथ्या या कूट रचित दस्तावेज प्रस्तुत ना करें। दूसरी बात है कि वकीलों का कर्तव्य है कि वे अपने विधि व्यवसाय के साथ साथ कोई ऐसा व्यवसाय ना करें जिससे विधि व्यवसाय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। क्योंकि अगर विधि व्यवसाय के साथ साथ कोई और भी हम कार्य करेंगे, बिजनेस करेंगे, तो उससे जो हमारा विधि व्यवसाय है उस पर गलत असर पड़ेगा, दूर ध्यान भी नहीं रहेगा। ठीक है, मतलब ध्यान भटक जाएगा, डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा दोस्तों। तो अगला जो है हमारी बात, पॉइंट नंबर 3, वे अपने पक्षों की जो पक्ष हैं उनके पक्षों के मामलों की पैरवी में तत्परता बरतें और आवश्यक स्थगन ही लें, यानी कि जो एडजर्नमेंट है वो अनावश्यक रूप से ले लेते हैं तो वो उतना ही ले जितना जरूरी है। इससे कोर्ट का समय भी बचता है और केस भी आसानी से सुलझ जाता है। चौथी बात यह है कि न्यायालय में किसी दस्तावेज को दाखिल करने से पूर्व यह पर्याप्त सावधानी रखें कि टाइपिस्ट द्वारा की गई गलतियां उसमें ना रह जाए, क्योंकि एक टाइपिस्ट अगर कोई गलती कर देता है तो ये जिम्मेदारी एक वकील की होती है कि वो उसमें सुधार करे। ठीक है दोस्तों, अगली बात करेंगे उन्हें बार एवं बेंच के बीच मधुर संबंध रखने चाहिए। ठीक है, और छठा जो पॉइंट हमारा है वो बनता है कि किसी जो वकील को किसी ऐसे मामले में जिसमें वह स्वयं आर्थिक रूप से हितबद्ध हो पैरवी नहीं करनी चाहिए। नंबर 7 बात हम करने वाले हैं यहाँ पर, क्या लेके आता हूँ। नंबर 7 बात है वकील को कोई ऐसा वाद नहीं लेना चाहिए और ना ही ऐसे मामलों में पेश होना चाहिए जिसमें उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि वह एक गवाह है। ठीक है, और यदि किसी मामले में नियुक्त हो भी मतलब गवाह के रूप में और उसे प्रतीत हो कि वह सारवन तथ्य के प्रश्न पर वह एक गवाह होगा, तो उसे वकील के रूप में उपस्थित नहीं होना चाहिए। यानी कि एक गवाह जो है वो वकील नहीं हो सकता और एक वकील है वो गवाह का काम नहीं कर सकता। ठीक है, यदि वह पक्षकार के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, कंडीशन ये है। 8वीं बात हम करेंगे वकील को अपने पक्षकार के प्रति मामलों को तथा पक्षकार द्वारा कही बातों को किसी के समक्ष प्रकट नहीं करना चाहिए। भाई ये प्राइवेसी होती है, इसको प्राइवेट रूप में रखना चाहिए उसको। ठीक है, अगला हमारा 9वां पॉइंट है वकीलों को अपने व्यवसाय के प्रति पूर्ण समर्पित रहने के साथ साथ हमेशा सतर्क और सचेत रहना चाहिए। उनका दायित्व है कि वे अनुचित और अनावश्यक हड़ताल न करें
और नियमित रूप से न्यायालय में उपस्थित रहें। ठीक है, तो आगे मैं बताने से पहले दोस्तों ये बताना चाहता हूँ कि सेकंड पार्ट मूट कोर्ट का लेके आया हूँ मैं, और यदि आपको लगे कि आपको थर्ड पार्ट की ज़रूरत है तो मैं तीसरा पार्ट भी इसी का फाइल का लेके आऊँगा। अगर कंप्लीट फाइल की मैं बात करूँ तो ये लगभग ये मान के चलो इसके आगे एक पार्ट और होगा, 1 2 3 पार्ट और होंगे। ठीक है, यानी कि 100 पेज की लगभग ये फाइल बनेगी और यहाँ पर मैं 21वां पेज पढ़ रहा हूँ। तो आप मुझे कमेंट में बता देना अगर आपको ज़रूरत हो तो उसके ऊपर वीडियो बना दी जाएगी। हालांकि कुछ लोगों के ये कमेंट थे कि सर सेकंड पार्ट कब आएगा, सेकंड मैंने डाल दिया, लेकिन अगर ज़रूरत हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना नेक्स्ट पार्ट के लिए। और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं आप हमें। तो 10वां जो पॉइंट है हमारा वो ये है कि उनका जो वकील है, वकीलों का कर्तव्य है कि वे न्यायालय में समय पर ही उपस्थित हों, क्योंकि एक वकील को टाइम का पंक्चुअल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है दोस्तों। और 11वीं बात यह है कि वकीलों को चाहिए कि वे न्यायालय में सभ्य और संसदीय भाषा का ही प्रयोग करें और गवाहों के बयान या बहस के दौरान उत्तेजित ना हो, उत्तेजना में कोई भी कार्य ना करें। अब निष्कर्ष की अपन बात करें तो बस एक मूट कोर्ट के आयोजन में मूठर यानी कि जो मूट कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं अपने अंदर एक सफल और कुशल व्यक्ति के गुणों को विकसित करने में सफल हो पाता है तथा बाद में एक कुशल नेतृत्व क्षमता से अपने विधि व्यवसाय करने में सफल हो जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जो मूट कोर्ट है, इसके माध्यम से हम कई सारे कार्य को कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। और मैं अंकित शर्मा विदा लेता हूँ आप लोगों से। थैंक यू सो मच। ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर कराएं। नमस्कार, जय हिंद।